गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन नॉलेज ऑन ग्रुप। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जैसे कोरोना की वजह से जो भी स्टूडेंट अपने स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उनको स्टडी करने में हेल्प मिले। तो आज हम क्लास 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो याद रखना कि यहाँ पे कोई भी मैटर है, मैटर का मीनिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। इम्प्योर को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब यहाँ पे प्योर जो होता है, प्योर जो होता है उसको दो टाइप में, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और इम्प्योर जो होता है यानी मिक्सचर जो होता है दो टाइप का, एक होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस जो होता है उसमें सॉल्यूशन आता है, और हेटेरोजेनियस में दो आता है, एक आता है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक आता है सस्पेंशन। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन और एक आता है सस्पेंशन आता है। अब यहाँ पे एलिमेंट जो होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको पढ़ना है हमको। एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक सेमी मेटल। इसको मेटलॉइड बोलते हैं। और जो कंपाउंड होता है दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैटर क्या होता है? तो जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसके पास कुछ मास हो और जिसको हम फील्ड यानी जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो पेन है या मार्कर है, अब इसके पास क्या है? कुछ मास है। इसको कहीं पर रखोगे तो क्या होगा? ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा। और यहाँ पे अगर हैंड से इसको टच किए तो लग रहा है ना कि अपने हैंड में हम क्या रखे हैं? मार्कर रखे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो ऑनेस्टी है, कोई पर्सन कितना ईमानदार है, तो उसका ईमानदारी कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। उसके पास 1 केजी या 2 केजी 3 केजी ईमानदारी नहीं है, यानी उसके पास क्या है? कुछ मास भी नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या होगा? मैटर नहीं होगा। यानी जो भी इंग्लिश में पढ़ोगे कि जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वो कोई मैटर नहीं होता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़ के बाकी सब कुछ मैटर होता है। अब यहाँ पे दो टाइप के, प्योर और एक इम्प्योर। तो अगर यहाँ पे ओनली वन कंपोजिशन इज प्रेजेंट, यानी अगर केवल एक कंपोजिशन अगर उसमें प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सबस्टेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो शुगर है, तो शुगर का कोई भी एक पार्टिकल निकालेंगे तो उसका टेस्ट क्या होगा? यानी स्वीट होगा, यानी मीठा होगा। उसी तरह यहाँ पे मान लो साल्ट है, तो साल्ट के एक बंडल है, उस बंडल में से अगर कहीं से भी साल्ट का पार्टिकल निकालेंगे तो उसका टेस्ट क्या होगा? साल्टी होगा। उसी तरह मान लो वाटर है, यानी वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वाटर है तो वाटर का अगर कोई भी एक पार्टिकल का अगर कोई भी एक पार्टिकल भी लेते हो तो उसका प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सबस्टेंस बोलेंगे। मिक्सचर क्या होगा कि मोर देन वन कंपोनेंट इज प्रेजेंट in different ratio। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर हो गया तो ये तुम्हारा प्योर नहीं होगा। अगर मान लो कि अगर यहाँ पे शुगर, साल्ट और वाटर हो गया, या
सैंड और वाटर हो गया, तो ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। यानी इसका मतलब साल्ट और वाटर को मिला देंगे, तो अगर अधिक अमाउंट में अगर वाटर मिल जाएगा तो उस कंडीशन में साल्ट का टेस्ट जरूरी नहीं है, क्यों तुम्हारा क्या होगा, साल्टी होगा। यानी याद रखना कि जब दो कंपोनेंट एनी रेशियो में, ये जरूरी नहीं है कि 1 लीटर में क्या होगा 5 ग्राम ही शुगर डिजोल्व होगा या 10 ग्राम ही शुगर डिजोल्व होगा, हम जितना डिजोल्व करना चाहते हैं उतना अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका रेशियो क्या होता है, डिफरेंट रेशियो होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, प्योर सबस्टांस कहेंगे। इसको सिंपल सा समझ सकते हो कि जैसे वाटर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, साल्ट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl, उसी तरह यहाँ पे ग्लूकोज है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, प्योर सबस्टांस में आएगा, यानी जिसका फॉर्मूला होता है वो प्योर में जाएगा। इम्प्योर में क्या होता है, तो जिसका फॉर्मूला नहीं हो, जैसे सॉइल है तो सॉइल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। उसी तरह मान लो यहाँ पे शुगर एंड साल्ट है, यानी शुगर और साल्ट को मिला दोगे उसका जो मिक्सचर बनेगा उसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो वो तुम्हारा किस में आ जाएगा, इम्प्योर में चला जाएगा। अब यहाँ पे आता है एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या होता है, तो कैन नॉट ब्रोकन इनटू सिंपलेस्ट पार्ट, यानी जिसको हम एक से अधिक पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। और मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, सेमी मेटल क्या होता है, वो आगे बताएंगे। और कंपाउंड क्या होता है, तो ब्रोकन इनटू सिंपलेस्ट पार्ट, यानी इसको हम सिंपलेस्ट पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, यानी यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें अनफिक्स्ड होता है, यानी किसी रेशियो में मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, फिक्स होता है। ऑर्गेनिक क्या होगा, याद रखना कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रहेगा वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CH4 हो गया या C2H6 हो गया या C2H5OH हो गया, तो इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे CO2 हो गया तो इसमें कार्बन है हाइड्रोजन नहीं, H2 हो गया तो हाइड्रोजन है कार्बन नहीं। उसी तरह यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो HCl है तो हाइड्रोजन है कार्बन नहीं, तो उस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। एक होमोजेनियस होता है और एक हेट्रोजेनियस होता है। इसको सिंपली समझना कि अगर यूनिफॉर्म मिक्स्ड होगा, यूनिफॉर्म मिक्स का मतलब क्या हो गया कि अगर वाटर और साल्ट है या वाटर और शुगर है, तो अगर इसको यानी दोनों का आपस में मिक्स कर देंगे तो इसको पार्टिकल कैन नॉट सीन विथ नेक्ड आई, यानी अगर बिना माइक्रोस्कोप यानी ऐसे ही अगर देखोगे तो क्या होता है कि इसका पार्टिकल दिखाई नहीं ना देता है। तो उस कंडीशन में जिसका पार्टिकल नहीं दिखाई दे उसको हम किस में रखेंगे, होमोजेनियस में, और इसी को सॉल्यूशन भी कहते हैं। और हेट्रोजेनियस क्या होता है, तो जिसका पार्टिकल सीन विथ नेक्ड आई, यानी जिसको नेक्ड आई से देख सकते हो उसको हेट्रोजेनियस। जैसे एग्जांपल में वाटर प्लस सैंड है या वाटर प्लस चौक है, यानी तो उस कंडीशन में अगर वाटर में सैंड को डालेंगे और कुछ देर के बाद देखोगे तो उस कंडीशन में वाटर और सैंड का पार्टिकल क्या होगा, अलग अलग दिखाई दे देगा इजिली। तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस कहते हैं। अब उस कंडीशन में हम कैसे जानेंगे कोई सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। यानी यहाँ पे अगर पूछ दे कि हाउ
to identify a mixture is solution colloidal solution और सस्पेंशन। यानी इसको कैसे बताएंगे कोई सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है। तो ये सस्पेंशन तो आसान है कि पार्टिकल कैन नॉट सीन विथ नेक्ड आई, यानी इसको हम ऐसे सिंपली नहीं देख पाएंगे, तो उसको किस में रखेंगे, सस्पेंशन में। जैसे एग्जांपल में वाटर प्लस सैंड हो गया, यानी कैन सीन, यानी इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, सॉरी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। जैसे वाटर और सैंड है, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वाटर अलग अलग दिखाई देगा, सैंड भी अलग अलग दिखाई देगा, तो उसको हम सस्पेंशन बोलेंगे। लेकिन सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे जानेंगे, तो जो सॉल्यूशन अगर मान लो कोई लिक्विड है और पूछेगा सॉल्यूशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में क्या कर लेना, इसको एक कंटेनर में रख सकते हो, इसको इजीली बता सकते हो। और यहाँ पे क्या कर लेना कि एक लाइट को पास कराना, यानी यहाँ पे एक टॉर्च है, टॉर्च से लाइट को पास कराना। तो अगर यहाँ पे लाइट पास हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लाइट पास नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। तो याद रखना कि सॉल्यूशन में क्या आ सकता है, तो जैसे वाटर प्लस शुगर है, चाहे वाटर प्लस साल्ट है, ये सब सॉल्यूशन में जाएगा। कोलाइडल में कौन सा आ जाएगा, तो जैसे ब्लड है या गम है या ये मिल्क है, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, कोलाइडल। जैसे सिंपल सा समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम अपने सामने एक कंटेनर में वाटर रख के अगर इस साइड से देखेंगे तो उस साइड क्या होता है, दिखाई दे देता है, तो किस में आएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। लेकिन अगर उसी कंटेनर में अगर ब्लड ले लें, अगर उसको इस साइड या मिल्क ले लें, तो उसको अगर इस साइड से उस साइड देखोगे तो उस साइड का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, तो उसको हम किस में रखेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो याद रखना कि ब्लड और मिल्क जो होता है वो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो हमको केवल डिटेल में क्या पढ़ना है, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल के बारे में। तो उस कंडीशन में अब इसको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। यानी मेटल एंड नॉन मेटल है, इसको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानने से पहले इसमें कुछ टर्म जान जाओ कि एक आता है स्टेट। तो स्टेट का रिलेशन होता है कि वो सब्सटेंस सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में है। उसके बाद सेकेंड में आता है कि एमपी एंड बीपी। तो जानते हो कि एमपी का मतलब कि वह प्रोसेस यानी वह टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसको मेल्टिंग पॉइंट, और वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है या लो है, उसको हम किस में जानेंगे, एमपी एंड बीपी में। थर्ड नंबर में डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, तो किसी बॉडी का जो मास होता है और उसके द्वारा जो वॉल्यूम होता है,
तो मास और वॉल्यूम का रेशियो जो होता है उसी को डेंसिटी कहते हैं। तो मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। अब इसका डेंसिटी हाई होता है या लो होता है उसको जानेंगे। उसके बाद 4 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है हार्डनेस। तो हार्डनेस का रिलेशन कि वो बॉडी सॉफ्ट है या हार्ड है। जैसे एक स्टोन है और एक गद्दा है, तो स्टोन क्या होता है, हार्ड होता है, और गद्दा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस में रखेंगे। उसके बाद आता है ये मेलिबिलिटी, बिलिटी। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि चेंज इन फॉर्म ऑफ थिन शीट, थिन शीट, यानी जिसको हैमर्ड करने पे यानी पीटने पे अगर पतला से पतला लेयर में चेंज हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिबिलिटी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके जो आयरन का गेट बनता है, तो उसमें क्या होता है, एक पतला सा लेयर होता है, या जो एल्वेस्टर देखते हो घर पे जो चढ़ाया जाता है वो भी आयरन का रहता है, तो उसको भी पीट के क्या किया जाता है, पतला से पतला लेयर में चेंज किया जाता है। तो पतला से पतला लेयर में चेंज करने का जो प्रॉपर्टी होता है वो मेलिबिलिटी होता है। उसके बाद आता है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का रिलेशन होता है ये चेंज इन फॉर्म ऑफ वायर, यानी वायर के रूप में चेंज करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग है, तो इलेक्ट्रिक वायर के अंदर क्या होता है, मेटल होता है। तो उस मेटल को क्या किया जाता है कि एक मोटा रॉड होता है, उस रॉड को पीट के क्या किया जाता है, पतले से पतले वायर में चेंज किया जाता है। तो पतले वायर में चेंज होने का प्रॉपर्टी क्या होता है, डक्टिलिटी होता है। उसके बाद 7 में एक आता है सोनोरस। तो सोनोरस का रिलेशन साउंड प्रोड्यूस आफ्टर बीटिंग, यानी अगर उसको हैमर्ड करोगे या किसी चीज से पीटोगे तो उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड प्रोड्यूस होने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम क्या कहेंगे, सोनोरस कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर में आता है लस्टर। तो लस्टर का रिलेशन शाइनिंग प्रॉपर्टी से रहता है। शाइनिंग प्रॉपर्टी से, जैसे जो ज्वेलरी बनता है गोल्ड का या प्लेटिनम का या सिल्वर का, उसके पास क्या होता है, ब्राइटनेस होता है, यानी लस्टर होता है। तो लस्टर का रिलेशन शाइनिंग प्रॉपर्टी से है। उसके बाद आता है ए कंडक्टिविटी। तो याद रखना कि अगर वो हीट को कंडक्ट करेगा तो उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, टीवीटी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हीट कंडक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे कोई आयरन रॉड है और यहाँ पे एक मोमबत्ती है, इसको अगर जला देंगे, एक कैंडल है, तो ये वाला पार्ट अगर हीट होगा तो ये हीट धीरे धीरे क्या होगा, पूरे रॉड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हुआ कि किसी मेटल से अगर करंट सप्लाई कराएंगे, वो करंट सप्लाई होगा तो उसको कंडक्टर बोलेंगे, अगर करंट सप्लाई नहीं होगा तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे। तो उस कंडीशन में एक साइड रख लेना, एक साइड मेटल और एक साइड नॉन मेटल। तो उस कंडीशन में पहला स्टेट, तो स्टेट में याद रखना कि जनरली जो मेटल होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है,
ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है बहुत अधिक होता है, तो इसीलिए सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, तो याद रखना कि अगर पूछेगा एट रूम टेम्परेचर और एट जस्ट एबव रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे पूछेगा तो यहाँ पे मरकरी, जिसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो थर्मामीटर में यूज होता है वो भी मेटल है, लेकिन वो किस में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। यानी कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो लिक्विड में पाया जाता है। तो रूम टेम्परेचर पर पूछेगा तो मरकरी, और रूम टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और एट जस्ट अबव रूम टेम्परेचर पर जाओगे तो एक आता है गैलियम एंड सीजियम, यानी गैलियम और सीजियम दो ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर से जैसे ही अधिक टेम्परेचर पर ले जाओगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो याद रखना कि ए मरकरी जो है कितना टेम्परेचर रहेगा तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्या रहेगा, लिक्विड में। लेकिन जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा गैलियम और सीजियम तो ये भी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो याद रखना कि मेटल जो होता है जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड में रहता है, रूम टेम्परेचर के अबव पे गैलियम और सीजियम। उसी तरह नॉन मेटल में देखेंगे स्टेट, तो सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में सॉलिड और गैस में, यानी मैक्सिमम वो सॉलिड और गैस में पाया जाता है। सॉलिड में जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया जो माचिस में यूज होता है, सल्फर हो गया, तो ये सब सॉलिड में रहेगा। गैस में जैसे ऑक्सीजन हो गया, उसी तरह क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब तुम्हारा गैस में पाया जा रहा है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि एक ऐसा भी नॉन मेटल होता है जो लिक्विड में पाया जाता है, और वो कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है, जो तुम्हारा क्या होता है, लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है। तो याद रखना, पूछता है कि कौन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, ब्रोमीन। कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, तो मरकरी। सेकेंड नंबर में Mp एंड Bp है। तो याद रखना कि इसका Mp और Bp हाई होता है, क्योंकि फोर्स तुम्हारा क्या होता है, अधिक होता है, तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए अधिक से अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। लेकिन इसका Bp एंड Mp जो होगा वो लो होगा, लो देन मेटल, यानी मेटल से कम रहेगा। उसी तरह थर्ड नंबर में डेंसिटी, तो इसका जो डेंसिटी और रहता है वो हाई रहता है, लेकिन इसका जो डेंसिटी जो होगा वो लेस देन मेटल, यानी मेटल से कम रहता है। उसके बाद 4 नंबर में इसका हार्डनेस, तो जनरली मेटल हार्ड नेचर का होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ए सोडियम है और पोटेशियम है, यानी सोडियम और पोटेशियम ये तुम्हारा सॉफ्ट नेचर का होता है, और इसको हम नाइफ से यानी चाकू से काट सकते हैं। तो पूछता है कि विच मेटल इज फाउंड इन सॉफ्ट नेचर, तो सोडियम या पोटेशियम, या विच मेटल इज कट विथ ए नाइफ, तो भी क्या होगा, सोडियम एंड पोटेशियम। और यहाँ पे 4 नंबर में हार्डनेस, तो ये जनरली सॉफ्ट नेचर का होता है। उसके बाद क्या होगा, 5th में मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी और सोनरस। तो ये मेटल जो होता है मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, यानी तीनों प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी मेटल को अगर पीटोगे तो पतले से पतले लेयर में चेंज हो जाएगा, या वायर में चेंज हो जाएगा, या साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसलिए जो टेम्पल होता है या स्कूल बेल होता है वो क्या होता है, मेटल से बना रहता है। लेकिन ये जो होता है वो मेलेबिलिटी, सोनरस
सोनरस और डक्टिलिटी को शो नहीं करता है। यानी अगर अगर नॉन मेटल को अगर पीटोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, टूट जाएगा। जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी को अगर पीटेंगे तो पतला से पतला लेयर में थोड़ी चेंज होगा, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ब्रोकन यानी टूट जाएगा। तो यहाँ पे नोट में याद रखना कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हैव मैक्सिमम malleability एंड डक्टिलिटी। यानी याद रखना पूछेगा कि कौन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मैक्सिमम मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी है, तो क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर। यानी सबसे अधिक गोल्ड, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद कॉपर। इसलिए जो वायर बना रहता है वो कॉपर का बना रहता है। गोल्ड या सिल्वर क्यों नहीं होता है, तो गोल्ड और सिल्वर क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर का नहीं बन के कॉपर का बना रहता है। तो याद रखना पूछेगा कौन ऐसा मेटल है जिसके पास हाई मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा गोल्ड, उससे कम सिल्वर और उससे कम कॉपर के पास आता है। उसके बाद 6 नंबर में लस्टर। तो लस्टर के यानी मेटल के पास लस्टर पाया जाता है, क्योंकि मेटल क्या होता है, चमकता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो ज्वेलरी होता है वो गोल्ड या सिल्वर का बना रहता है। यहाँ पे 6 नंबर में लस्टर। तो उस कंडीशन में ये जो नॉन मेटल जो होता है, यानी नॉन मेटल के पास जनरली लस्टर नहीं होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है आयोडीन। यानी जो साल्ट में प्रेजेंट रहता है, तो आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन इसके पास लस्टर पाया जाता है। उसके बाद 7 में कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो होता है हीट को भी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है, लेकिन इन नॉन मेटल कंडीशन में कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी, तो उस कंडीशन में वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लकड़ी को अगर ले जाओगे फायर के पास तो जलना स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं करता है। लेकिन इसका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। यानी जो पेंसिल में यूज होता है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है, लेकिन वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई किए। तो अब यहाँ पे अगर पूछेगा, अगर यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेटल। तो यहाँ पे क्या होगा, एन एलिमेंट which contain the property of malleability, ductility, luster and conduct heat एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, etc। लेकिन नॉन मेटल क्या आ जाएगा, तो एन एलिमेंट which cannot contain the property of ductility, conductivity,
sonorous and luster is known as नॉन मेटल। और नॉन मेटल में हो जाएगा कि जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये सब तुम्हारा क्या आ जाएगा? नॉन मेटल। तो ये जो डिफरेंशिएट किया है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वो तुम्हारा किस पे है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे है। अब आगे बढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल को केमिकल प्रॉपर्टीज पे कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसके पहले आप क्लास 8 के साइंस बुक का मेटल और नॉन मेटल निकालना और फिजिकल प्रॉपर्टीज के पहले एक बार सेल्फ स्टडी करना। उससे अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या इस वीडियो को अधिक से अधिक अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, अगर कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।